नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च का जो मंथ है वो कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जा रहा है और आज हम कैंसर अवेयरनेस के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं। भारत में कैंसर तेजी से अपने पैर पसार रहा है और तो आइए इस वुमेन्स डे स्पेशल में हम जानते हैं कि महिलाओं में कौन कौन से कैंसर सबसे आम हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ कोटा वुमेन के एंटरप्रेन्योर के एक्सपर्ट पैनल से डॉक्टर रक्षा शर्मा हमारे साथ हैं। वो अभी 5 मिनट में हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तब तक हम उनको इनवाइट भेजते हैं। डॉक्टर साहब आप लाइन पे आ जाइए। कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के एक्सपर्ट पैनल से हम आज डॉक्टर रक्षा शर्मा से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कैंसर से हम लोगों को डॉक्टर साहब आप अगर लाइन पर हैं तो हाय लिखिए प्लीज। डॉक्टर रक्षा शर्मा यस डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अभी मैं उनको ऐड करती हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ ऐड हो रही हैं। जब तक वो कनेक्ट होती हैं हम उनके बारे में बता देते हैं कि डॉक्टर रक्षा शर्मा स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। स्पेशल इंटरेस्ट इन इनफर्टिलिटी, पीसीओडी एंड कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम स्पेशलिस्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैंसर वैक्सीन और एचपीवी वैक्सीनेशन है। डॉक्टर साहब का कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ। जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में। तो कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का जो ये वुमेन्स डे स्पेशल वीक चल रहा है 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक ये स्पेशल वीक चल रहा है जिसमें हम बहुत सारे वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स के प्रमोशंस कर रहे हैं, कुछ सोशल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं जिसमें हमने एक गरीब बच्ची की शादी करवाना तय किया है। उसका अभी हम ये चल रहा है कि जो भी हम उसको डोनेट करना चाहते हैं गरीब बच्चे को अपनी तरफ से खुशी खुशी वो उसको डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कनेक्ट होइए, आप हमने ऐड किया है आपको। तो ये सेवा की और हमारा एक कदम है। एक कदम हमने पहले भी उठाया था जब बच्चों को हमने चप्पलें डोनेट की थी। उससे पहले हम दिवाली पे भी डोनेशन दे चुके हैं। तो आप सभी के मिलकर ये सब जो कार्यक्रम है ये सब मिलकर ही किया जा सकता है। हमारे अकेले के लिए ये संभव नहीं है कि हम अकेले इतना बड़ा भार उठा सकें। जब तक आप लोगों का सहयोग हमको नहीं मिलेगा तब तक हम इस चीज को नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी लोगों से निवेदन है
कि आप लोग जो भी इस बच्ची को डोनेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैसेज बॉक्स में मैं डाल दूंगी, कांटेक्ट करिए। डॉक्टर रक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वेलकम डॉक्टर रक्षा शर्मा। आप जब तक कनेक्ट हो रहे थे तब तक मैंने आपके बारे में सबको बात थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, और हम स्वागत करते हैं आपका कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के मंच पर। आज का जो हमारा टॉपिक है कैंसर वैक्सीन और एचपीवी वैक्सीनेशन के बारे में। तो जो ये मंथ चल रहा है मार्च का, ये कैंसर अवेयरनेस का मंथ चल रहा है। तो अभी भारत में बहुत कैंसर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हम लोग ये वुमेन्स डे स्पेशल जो है वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक विमेन एंटरप्रेन्योर्स का प्रमोशन कर रहे हैं, टॉक शोज कर रहे हैं, और जितने भी हमारे साथ ग्रुप में मेंबर जुड़े हुए हैं किसी न किसी का किसी न किसी के तरीके से प्रमोशन हो रहा है। इसी में हम एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं। एक छोटी सी मतलब एक गरीब बच्ची है, उसका हम लोग शादी करवाने का कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर ने बीड़ा उठाया है। 22 अप्रैल को उसकी शादी है, तो हम 10 अप्रैल तक सभी से निवेदन कर रहे हैं कि आपसे जो भी बन पड़ता है आप उसकी हेल्प करिए ताकि उस बच्ची की शादी हो सके। और आज हम बात करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में। डॉक्टर रक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि महिलाओं में होने वाले जो प्रमुख कैंसर हैं वो कौन कौन से हैं? नमस्कार डॉली जी। सबसे पहले तो सॉरी इतना लेट हुआ कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और यू। अच्छा, नाउ लेट्स गो अहेड। महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर के जो कारण है, मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। इतना कॉमन कि हर 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये महिलाओं में ही नहीं, मेल्स के अंदर भी होता है ना। बट मेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन रीजन है लंग कैंसर, फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। सेकेंड नंबर पे जो कॉमन आता है वो है सर्वाइकल कैंसर। अपने गर्दन के पीछे वाले इस रीजन को भी सर्वाइकल रीजन कहते हैं, बट ये हड्डी का सर्वाइकल रीजन है। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, वो महिलाओं में होने वाला सेकंड नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर है। इतना कॉमन कि हर 22 में से एक महिला को ये सर्वाइकल कैंसर होता है। और थर्ड नंबर पे आता है आंतों का कैंसर यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर, फिर यूट्राइन कैंसर यानी कि बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर, और उसके बाद आता है अपना लंग्स कैंसर। इसके बारे में जागरूकता फैलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ ही आप इन कैंसर का सही समय पे पता लगा सकते हो, और हो सकता है आप कैंसर होने की संभावना को ही खत्म कर सकते हो। ये कैसे? अभी हमसे जुड़े रहिएगा, हम आगे बताएंगे कैसे। हाँ जी जी। तो इसमें इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, और क्या लक्षण होने पर डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए? जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको हर महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट को 3 फिंगर से ऐसे पालपेट करके देखना है। अगर कहीं भी कोई गांठ मिलती है तो डॉक्टर को संपर्क करना है। आपके बच्चेदान ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ हो सकती है, स्किन उसकी खराब हो सकती है, निपल खराब हो सकता है। जैसे संतरे के ऊपर गड्ढे होते हैं ऐसे ही ब्रेस्ट की स्किन के ऊपर भी गड्ढे हो सकते हैं। तो इनसे ये शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट में काफी पेन होता है जो अपने अंडर आर्म्स में भी जाता है, और जरूरी नहीं है कि गांठ अपने को ब्रेस्ट के अंदर मिले। कभी कभी एक्जिला यानी कि कांख के रीजन में भी आपको गांठ मिल सकती है। सॉरी। सर्वाइकल कैंसर में क्या है कि आपको गंदे पानी की शिकायत होगी, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो सकता है, आपस में रिलेशनशिप बनाने के अंदर पेन हो सकता है। कैसा भी कैंसर हो, सबके अंदर आपको एक अलग सी वीकनेस रहेगी, भूख नहीं लगेगी, धीरे धीरे वजन कम होता जाएगा, एक अलग थकान रहेगी, नीचे कमर में दर्द रह सकता है। अगर कुछ भी आपको अलग लगे, आपको लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हाँ जी। तो फिर इन जो कैंसर्स की हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। देखो, जैसे हम कहते हैं कि माइंड सीज व्हाट इट नोज, यानी कि जितना दिमाग को पता है उसे उतना ही दिखता है। तो सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि हमें देखना क्या है। ब्रेस्ट कैंसर में हमें देखना है
छाती में कोई भी गांठ होना, छाती की स्किन का कुछ भी एबनॉर्मल चेंजेस होना, रेड या ब्लू डिस्कलरेशन होना, या फिर निपल में से कुछ दूध या पानी आना, इस तरह का कोई भी चीज हो तो वो अपन देखेंगे। और सर्वाइकल कैंसर के अंदर कुछ भी गंदे पानी की शिकायत होना, इस तरह की चीजों को अपन देखेंगे। इनकी कैंसर की रोकथाम करने के लिए हमें इनके लक्षणों का पता होना चाहिए। तो महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट की जांच करें। कुछ भी दिखाई देने पर अपने डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर फिर आपकी छोटी सुई जांच, जिसको बोलते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करता है। अगर उसमें उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आगे होती है बड़ी सुई जांच, यानी कि ट्रू कट बायोप्सी। फिर सोनोग्राफी कराकर देखते हैं। एक अलग तरह का एक्सरे होता है जिसे बोलते हैं सोनोमैमोग्राफी। फॉरेन में सोनोमैमोग्राफी हर साल की जाती है, जबकि भारत में लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई चीज है। तो हम फिर भी कोशिश करते हैं कि 40 साल से ऊपर की महिलाओं को 2 से 5 साल में एक बार सोनोमैमोग्राफी जरूर कराना चाहिए। जनरली मेरे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है कि मैं 40 से 45 ईयर के बीच में एक बार कराती हूँ, 45 से 50 के बीच में फिर एक बार मैमोग्राफी कराती हूँ, और 50 से 55 के बीच में दोबारा एक मैमोग्राफी कराते हैं। इससे क्या होता है कि कोई अंडरलाइन कोई कैंसर है या कोई शुरुआती लक्षण है या कुछ चेंजेस है तो हमें समय से पता चल जाता है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जो कॉमन एज है वो है 50 टू 62 ईयर्स के बीच में। सेम वे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचने के लिए आपको एक बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बचाव का टीका लगता है, जिसको बोलते हैं HPV वैक्सीनेशन, गार्डासिल नाम से आता है। ये हम समय से लगा सकते हैं, या फिर स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स जैसे कि पैप स्मीयर, या फिर आंखों से ही देखकर पता लगा लेना कि बच्चेदानी के मुंह पे बहुत गहरा घाव है या कोई ग्रोथ है। वो देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कुछ कैंसर जैसी संभावना हो सकती है। तो अगर कभी भी लगे कि मतलब आपको हर 3 साल में एक बार बच्चेदानी के मुंह से पानी जांच जरूर कराना है, और नियमित अपने को डॉक्टर को 1 साल में एक बार विजिट करना है। वो खुद ही एग्जामिन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये HPV जो वायरस है वो क्या चीज है? हाँ, आजकल वायरस बहुत कॉमन हो गए हैं। कोरोना वायरस आने के बाद सबको ही पता चल गया कि वायरस क्या होता है। ये एक छोटी सेल होती है, जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतु में आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास, इस तरह की चीजें। तो उन्हीं में से एक होता है वायरस। वायरस के अंदर सिर्फ एक DNA या RNA होता है। इसको कोई ना कोई सेल चाहिए जिसमें जाकर ये बढ़ सके। अकेला वायरस कुछ नहीं कर सकता, तो इसे कोई ना कोई सेल चाहिए। तो HPV वायरस एक तरह का DNA वायरस है। ये आके गर्भाशय के मुंह से यानी सर्विक्स से चिपक जाता है और धीरे धीरे उसकी कोशिकाओं में समाता जाता है। जितना जितना ये समाता जाएगा, थोड़े दिन नॉर्मली रहने के बाद में ये उसमें कुछ बदलाव करता है जो कैंसर की निशानी होते हैं, और ये वहां पे अपना घर बना लेता है और कैंसर की तरह फिर ये फैलता जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर एक तरह का इन्फेक्शन है, HPV वायरस का इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन को आप 100% प्रिवेंट कर सकते हो अगर अपन ने HPV का टीका लगवाया तो। अब ये वायरस 100 से भी ज्यादा स्ट्रेन का होता है, जिसमें 14, 16 और 18 नंबर के वायरसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कराता है। HPV वायरस बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, वजाइनल कैंसर यानी कि योनि का कैंसर, वल्वल कैंसर, एनोजेनाइटल कैंसर यानी कि लैट्रिन के रास्ते का, गूदे का कैंसर, वॉर्ट्स, कोंडाइलोमा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कराता है। और लड़कों को भी ये होता है। HPV वायरस जनरली स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? मुंह के अंदर और वजाइना के अंदर। तो ये लड़कों को भी कैंसर कराता है। लड़कों को कराता है ओरोफेरिंजियल कैंसर, यानी कि उनके मुंह के अंदर कैंसर कराता है, और लड़कों के पेनाइल रीजन पे कैंसर कराता है, नीचे की स्किन पे। और जब मोस्ट कॉमनली ये ट्रांसमिट कैसे होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। पर जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो। ये नॉर्मली भी किसी को कैसे भी हो सकता है। गंदे टॉयलेट से हो सकता है, साफ सफाई नहीं रखने के कारण हो सकता है, या एनवायरनमेंट में जैसे और कीटाणु रहते हैं ऐसे HPV वायरस रह सकता है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हम सभी 100 महिलाओं में से 80 महिलाओं के अंदर HPV वायरस है। HPV वायरस हर किसी को अफेक्ट करता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसके अंदर ये कैंसर नहीं कराता।
1 से 2 साल में धीरे धीरे ये वायरस अपने आप ही मर जाता है। लेकिन अगर ये मरा नहीं और इसने हमारी कोशिकाओं में जीना सीख लिया तो फिर ये अंदर ही अंदर हमको खत्म कर देगा और सर्वाइकल कैंसर करा देगा। ठीक है, ये तो ये फैलता बहुत कैसे ही है एक्चुअली? हाँ क्या? ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है? ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाने के बाद फैलता है। गंदे टॉयलेट से फैल सकता है, हवा में रह सकता है, जैसे हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो बोलते हैं इसको तो वायरल फीवर है। तो वो आया कहाँ से? कहीं ना कहीं हवा से आया। फोमाइट्स, फोमाइट्स यानी कि वो चीजें जो हमारे संपर्क में आती हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स, हैंकरचीफ, इनके ऊपर भी ये चिपक सकता है और यहाँ कपड़ों के ऊपर भी चिपक सकता है। वहां से ये हमारे नीचे वजाइनल एरिया में पहुंच जाता है, वजाइनल एरिया से ये सर्विक्स के ऊपर चिपक जाता है। तो ये वायरस बॉडी पर भी कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इसको बढ़ने के लिए जो सेल्स चाहिए वो उसको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो नीचे सर्विक्स पे या फिर मुंह के अंदर सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और ये फिर वहां पर पनपने लग जाता है। तो जो ग्रीवा कैंसर या सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के जरिए इसको रोका जा सकता है? हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सिर्फ अकेला एक यही कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, जिसको आप 100% प्रिवेंट कर सकते हो। और ये कितना कॉमन है? ओवरऑल वर्ल्ड में 50 मिलियन सर्वाइकल कैंसर के केसेस एक साल में होते हैं, जिसमें से 25 मिलियन सर्वाइकल कैंसर के केसेस की डेथ हो जाती है। हर 2 मिनट में एक लेडी सर्वाइकल कैंसर से एक्सपायर होती है। ठीक है, और इसको आप 100% बचा सकते हो एचपीवी का टीका लगा के। अब ये कैसे लगवाना है, इस बात को आप ध्यान से सुने और नोट भी करें कि 9 से 13 साल की हर लड़की को 2 टीके लगेंगे। अच्छा, इतनी कम उम्र में क्यों लगा रहे हैं हम इनको? तो कोई सेक्सुअली इफेक्ट भी नहीं होता, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे भी एनवायरनमेंट के थ्रू एचपीवी का एक्सपोजर हो सकता है। तो 9 से 13 साल की उम्र में ही अगर आपने उसको वैक्सीन लगाया तो ये वायरस आके उनसे चिपकेगा ही नहीं और उनको 100% प्रोटेक्शन रहेगा। जैसे पोलियो का टीका लगता है तो हमें 100% पोलियो इरेडिकेट हो गया। सेम वे डब्ल्यूएचओ ने प्लान किया है कि 2030 तक आते आते हम वर्ल्ड से सर्वाइकल कैंसर को काफी हद तक खत्म कर देंगे। पर ये होगा कब? जब आप लोग अवेयर होंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, आप अपने बच्चों को, हर 9 से 13 साल की लड़की को ये टीका लगवाएंगे। अब 14 से 45 ईयर की जो भी फीमेल्स हैं उनको 3 डोज लगेगा। 3 डोज इसलिए लगेगा क्योंकि उनको एक्सपोजर ज्यादा है और काफी संभावना है कि ऑलरेडी उनको एक्सपोजर है। अब ये वैक्सीन 100% तो इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन 90, 95, 99% इफेक्टिव होगा। अगर आपके अंदर ऑलरेडी एचपीवी वायरस है तो भी ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा ताकि आप उस वायरस से लड़ें और 1 से 2 साल में उस वायरस को खत्म कर दें। लेकिन अगर कैंसर के बदलाव शुरू हो गए तब ये वैक्सीन हमारे कोई काम का नहीं है। और फॉरेन में 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एचपीवी वैक्सीनेशन लड़कों को भी लगाया जाता है। क्यों? ताकि वो एक दूसरे को ट्रांसमिट ना करें। तो आप अपने लड़कों को भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। जनरली लड़कों का एज ग्रुप है 10 to 26 ईयर्स। अच्छा, कुछ भी करके 40-45 वाली जो महिलाएं होती है उनको लगता है कौन वैक्सीन लगवाए, अरे कोई बात नहीं, हमें पैसे बचत करनी है, या 2-4 साड़ी खरीद लेते हैं या बच्चों को लगवा देते हैं। तो ये मान के चलो कि हमें हर किसी महिला को वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है। थोड़ा कॉस्टली है ये, इसका एक डोज 3500 का आता है। तो अगर आपने बच्चों को लगवाया 9 से 13 साल में तो 6 से 7 हजार का खर्चा है, और अगर आपने बड़ों को लगवाया तो 9 से 10 हजार का खर्चा है। लेकिन ये खर्चा बीमारी होने से काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि शुरुआती बीमारी की जांचें ही 20,000 के ऊपर पड़ जाती है। और अगर एक बार कैंसर हो गया, वो भी जरा सी लापरवाही या जरा सी बचत के चक्कर में, तो फिर हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पूरा खराब हो जाता है। और कोई कितना ही कह ले कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन तभी जब आपने उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लिया, आपने उसको पकड़ लिया। लेकिन दुख की बात यह है कि बच्चेदानी का मुंह का कैंसर जब तक पकड़ में आता है तब तक ये पूरी बॉडी में फैल चुका होता है। इसको जल्दी पकड़ने के लिए जागरूकता होना ये जरूरी है कि हर महिला को हर 3 साल में पेप की जांच करानी चाहिए और वैक्सीन भी जरूर से लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्टर साहब ये भी बताइए पेप्समियर टेस्ट होता क्या है? पेप एक बहुत ही सरल टेस्ट है, 5 मिनट भी नहीं लगते इसमें। इसमें हम क्या करते हैं
नीचे बच्चेदानी के मुंह से पानी जांच लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, पेशेंट आके ओपीडी में लेटता है, हमने वजाइना में एक फिंगर डाला और जिस भी चीज को छू के बाहर निकाला वो ज्यादातर बच्चेदानी का मुंह ही होता है। ठीक है, ऐसा करने से बच्चेदानी के मुंह की कोशिकाएं हमारे हाथ पर या छोटी सी आइसक्रीम स्टिक होती है, इसका स्पैचुला होता है, उस पर चिपक जाती है। फिर हम इसका स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर एचपीवी वायरस के कीटाणु के संकेत है या फिर कुछ बदलाव के साइन है तो अपन पहले ही एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज होती है जैसे एचपीवी डीएनए। उसमें हम क्या करते हैं, बच्चेदानी के मुंह से जो पानी जांच लिया है इसको लैब में डीएनए जांच के लिए भेजते हैं। जनरली ये 1000 रुपीज का होता है, पेप स्मेयर 500 रुपए का होता है, एचपीवी डीएनए 1000 रुपीज का होता है, जिसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कहीं एचपीवी डीएनए परसिस्ट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि अभी भी हाई रिस्क है आपको सर्वाइकल कैंसर होने की। और थर्ड नंबर पे आता है जो कि हम गाँवों में करते हैं, विलेजेस में करते हैं, जहाँ पे हमारे पास पेप स्मेयर की भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो वहां पर सिर्फ नीचे से बच्चेदानी का मुंह देखकर ही हम बता देते हैं कि बच्चेदानी के मुंह पे घाव है या फिर कितना ज्यादा खराब है। या फिर एक छोटा सा एसिड आता है, एसिटिक एसिड, उसको टच करते से ही गंदे वाले जो चेंजेस होते हैं वो एकदम व्हाइट कलर के हो जाते हैं। जिसमें वो व्हाइट पैचेस दिख जाए उसका मतलब उसको बिल्कुल प्री कैंसर या कैंसर के चेंजेस हैं। तो ये छोटा सा टेस्ट है, आप सभी को टाइम निकाल के कभी ना कभी एक बार करवाना है, 3 साल में एक बार कराना है। और अब मैं एक मुहिम चला रही हूँ इस 8 मार्च से। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, इस बार पूरा 1 से लेके 10 मार्च तक ये पूरा वुमेन्स वीक मनाया जा रहा है, जिसमें थीम है चूज टू चैलेंज। और हमें चैलेंज क्या करना है, सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ये इजीली प्रिवेंटेबल कैंसर है, आप इसको 100% बचा सकते हैं टीका लगवाकर। और अगर कॉस्ट के कारण आप टीका न लगवा पाए तो फ्री में पेप स्मेयर जांच करा सकते हैं। तो अभी 5 से 8 मार्च तक ये कैंसर की जांच कई सारी जगह फ्री है, जैसे जेके लॉन, एनएमसीएच, राजदीप नर्सिंग होम, मेरा सीएफएच क्लिनिक्स, पीएमसी हॉस्पिटल। और इसके बाद मैं हर महीने की 8 तारीख को पेप स्मेयर की जांच फ्री करूंगी, लेकिन प्रायर रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो पेप्समेयर टेस्ट है वो किन किन महिलाओं को करवाना चाहिए डॉक्टर साहब? हाँ, हर वो महिला, पूरी विश्व की महिला जो 21 साल से लेके 65 साल के एज ग्रुप में आती है, उन सभी को ये जांच कराना चाहिए। इससे बच्चेदानी के मुंह पे होने वाले कुछ भी चेंजेस हैं जल्दी पता चल जाते हैं। और हर शहर में, हर कंट्री में अलग अलग है, कभी इसको 18 साल से शुरू कर रहे हैं, कहीं इसको 26 साल से शुरू कर रहे हैं। इंडिया का प्रोटोकॉल है 21 टू 65 ईयर एज ग्रुप फीमेल्स या फिर सेक्सुअली एक्टिव या मैरिड फीमेल्स को अपन टेस्ट करेंगे। अच्छा, अगर किसी के हिस्टेक्टमी हो चुकी है, बच्चेदानी निकल चुकी है, तो उसको ये जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो बच्चेदानी का मुंह भी निकल चुका है ना। बाकी हर महिलाओं को भले पीरियड आता हो या नहीं आता हो, ये जांच जरूर करानी है। पीरियड्स के ब्लीडिंग डेज को छोड़कर ये जांच अपन कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, तो जिनके मेनोपॉज हो जाता है उनको जरूरत नहीं है कराने की, जो यूट्रस रिमूव हो जरूरत जाता है, है? उनको भी जरूरत है। नहीं, बच्चा जिनका जिनको यूट्रस रिमूव हो जाता है हिस्टेक्टमी उनको हो, हाँ, तो मेनोपॉज तो 50 इयर्स तक हो गया, लेकिन 65 इयर्स तक आपको ये टेस्ट कराने की जरूरत है। और जिनकी बच्चेदानी ही निकल गई है, ऑपरेट हो गया है, उनको कराने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? अगर शुरुआती ही समझ में आ जाए, जब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब कैंसर होता है वो स्टेज 1 कैंसर होता है, और माइक्रोस्कोपिक होने के कारण ये आंखों से भी दिखाई नहीं देता। तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ पेप स्मेयर द्वारा ही पकड़ में आएगा, तो नियमित जांच कराना जरूरी है। अगर ये स्टेज 1 में पकड़ में आ जाए तो सिर्फ बच्चादानी, अंडादानी और नली निकालने से, ऑपरेशन मात्र करने से आपका इलाज संभव है। लेकिन जब तक मरीज हमारे पास आता है तब तक वो स्टेज 3 में आता है, तभी जाके वो ग्रोथ नीचे दिखाई देती है। और दिखाई भी तब देती है जब कोई नीचे वजाइना में झांक कर दिखेगा, यानी कि आप डॉक्टर के पास गए हो एग्जामिनेशन के लिए, नहीं तो ये आपको 3rd 4th स्टेज में भी ढंग से पता नहीं चलता है ना। अब इसमें अपन ऑपरेशन सिर्फ फर्स्ट स्टेज में कर सकते हैं, जिसका 100% सक्सेस रेट है। अब
सेकेंड स्टेज में अगर आ गया कैंसर, यानी थोड़ा बहुत फैल रहा है, बच्चेदानी के मुंह का घाव आंखों से दिखाई दे रहा है बट कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसमें बच्चेदानी निकालने के साथ साथ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी में अपन हाई डोज एक्सरे बीम देते हैं जो इस कैंसर को जला देती हैं, और कीमोथेरेपी में हम खाने वाली एंटी कैंसर दवाइयां देते हैं जो इसको खत्म कर देती है कैंसर वाली सेल्स को। ये इलाज संभव है, लेकिन स्टेज 2 तक, थर्ड तक आते आते सिर्फ कीमो और रेडियोथेरेपी बचता है। आप ऑपरेट नहीं करा सकते उसको, क्योंकि ऑपरेशन कराने का कोई फायदा नहीं है। कैंसर ऑलरेडी बच्चादानी से बाहर कई जगह फैल चुका है, तो आप बस कीमो और रेडियोथेरेपी लेकर इसको कंट्रोल में थोड़ा रख सकते हो, थोड़ा सा टाइम 2 से 4 साल आगे खींच सकते हो, बस, उससे ज्यादा नहीं। और ये ध्यान हमें रखना है कि जैसे हमारी ओपीडी में आज भी मैंने 3 केसेस देखे ब्रेस्ट लंप के। एक को सिर्फ बेनाइन ब्रेस्ट लंप था, यानी बेनाइन ट्यूमर, बिना कैंसर वाला। एक को काफी रिस्क है, संभावना है कि कैंसर होगा, और तीसरी जब स्टेज में आई है उसको फुल फ्लेज्ड कैंसर है। तो एक दिन की ओपीडी वो भी इतनी कम हो गई है कोरोना के बाद, उसमें भी अगर 3 पेशेंट लंप के साथ में आ रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि अपना इंसिडेंस कितना ज्यादा है, और हमें इस बारे में लोगों को जागरूक करने की कितनी जरूरत है। जिस लेडी को कैंसर था उसको पता था कि उसको 7-8 साल से ये गांठ है, और फिर भी वो दिखाने नहीं आई, तो ये कितनी दुख की बात है। सेम वे सर्वाइकल कैंसर के लिए भी जो पेशेंट आते हैं, कल ही पेशेंट आई थी 36 ईयर्स की, उसकी हमने बायोप्सी भेजी है और वो 100% लग रहा है कि सर्वाइकल कैंसर पॉजिटिव होगी, क्योंकि ग्रोथ पूरी दिख रही है, और अब उसका कोई इलाज नहीं है। वो कीमो रेडियोथेरेपी लेगी, लेकिन परमानेंट क्योर कभी नहीं होगा उसका, है ना। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना है कि समय से टीका लगवाएं, और हर 3 साल में बच्चेदानी के मुंह से पेप स्मेयर नाम की जांच कराएं। ठीक है डॉक्टर हाँ साहब, जी। वैसे भी 8 तारीख तक 10 तारीख तक वुमेन्स डे वीक मना रहे हैं, तो जिन भी लेडीज को कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो वो जाकर, या कॉन्टेक्ट नंबर डॉक्टर साहब का हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उनसे बात करके वो जाकर अपनी जांच जरूर करवाएं, और आगे भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। और थोड़ा और इस पे प्रकाश डालिए डॉक्टर साहब, जब इतना डिटेल में हम बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि लेडीज को और जो भी हमको सुन रहे हैं उनको और फायदा हो। अभी आपके फायदे की 2 चीजें हैं मेरे क्लिनिक पर। हर महीने की 15 तारीख को मेरे यहाँ एक टेस्ट होता है, फ्री बोन मिनरल डेंसिटी। ये कम से कम 4-5 हजार रुपए का टेस्ट होता है। इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम आता है जो ये आपकी बोन देखकर बताता है कि आपके बोन में कितना मिनरलाइजेशन है, बोन कितनी खोखली है, और उसके अंदर ओल्ड एज में जाके बोन पेन या फ्रैक्चर का कितना रिस्क है। इससे जब मैंने ये कराना शुरू किया था पिछले साल कोरोना से पहले, तो हम सिर्फ 40+ ईयर्स फीमेल का ही कराते थे, लेकिन ग्रेजुअली हमने देखा कि 30 साल के ऊपर की जो भी महिलाएं हैं उन सबकी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत खराब आ रही है। तो फिर अब मैं इस पे रिसर्च कर रही हूँ। कम से कम 1000 से 2000 पेशेंट्स पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा होता है रिजल्ट उतना अच्छा मिलता है, और आप सोच के दंग रह जाएंगे कि जब एक दिन में हम 100 केसेस करते हैं, उसमें से सिर्फ 4 से 5 फीमेल ऐसी होती है जिनका बोन मिनरल डेंसिटी सही आता है। तो मेरी तरफ से डॉली जी के लिए एक मतलब कैंपेन का सुझाव है कि आप पूरा कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर का पूरा टीम, जैसे कहीं पिकनिक जाता है, कभी कहीं पार्टी करते हैं होटल में, ऐसे ही एक दिन क्लिनिक पर आए। उस दिन हम सबका फ्री में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, फ्री पैप स्मीयर लेंगे, और फ्री बोन मिनरल डेंसिटी करेंगे। लेकिन ये जो मशीन आती है बोन मिनरल डेंसिटी की जो मशीन है, ये दिल्ली मुंबई से आती है, और तो इसके लिए प्री प्लान होना जरूरी है। ठीक है, और मतलब आप सब ये देख के दंग रह जाओगे कि कितना खराब हालत है अपने बोन्स का। दूसरा, जिस भी दिन हम ऐसा कैंप करेंगे उस दिन मैं कोशिश करूंगी कि हमारे यहाँ ब्लड मतलब पैथोलॉजिस्ट से बात करके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस पे 20% डिस्काउंट रखेंगे, और वैक्सीन पर भी कुछ 10-20% जितना मैक्सिमम डिस्काउंट निकलेगा एचपीवी वैक्सीन पे रखवाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में तो आपने सुना। तीसरा जो महिलाओं का प्रमुख कैंसर है वो है यूट्राइन कैंसर, यानी कि बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर। इसमें क्या होता है, जो भी महिलाएं जो 40 इयर्स प्लस हैं, उनको अगर लगता है कि पीरियड ज्यादा आते हैं,
जल्दी जल्दी हर 15 से 25 दिन में आते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, इतना कि दिन में 4 से 5 विस्पर मैक्सी के पैड लेने के बाद भी ब्लीडिंग है, या फिर 8-10 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग रहता है, तो ऐसी महिलाओं को तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। ऐसे केसेस में हम पीरियड, जैसे आप जनरली जाएंगे तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, सिर्फ ब्लीडिंग रोकने की दवाई देके भेज देते हैं, बट सही तरीका क्या होगा कि जब भी आपको ये ब्लीडिंग वाला प्रॉब्लम है, आप कम से कम पीरियड शुरू होने के 20 से 25 दिन बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। उस दिन क्या होता है, अपनी जो बच्चेदानी की झिल्ली होती है सबसे मोटी होती है, और जैसे पीरियड आता है वो सबसे छोटी हो जाती है, तो हम सोनोग्राफी कराएंगे वो नॉर्मल आएगी, जबकि असली में वो नॉर्मल है नहीं। तो ये इसके लिए जो हमें सोनोग्राफी कराना होता है, पीरियड आने से जस्ट पहले वाले टाइम में कराना होता है। अगर वो झिल्ली अपनी 12 पॉइंट से बड़ी है तो अपन तुरंत झिल्ली जांच लेते हैं, वो भी नई टेक्निक से होता है। एक छोटी सी पेन जितनी, पेन की रिफिल जितनी एक पेंसिल आती है, उसको अपन ने बच्चेदानी के मुंह में डाला, इसमें भी कोई दर्द नहीं होता, 1 मिनट लगता है, और इसके अंदर झिल्ली आ जाती है, वही ब्लड जो अपने पीरियड्स में निकलता है, तो वो झिल्ली आ जाती है। बाकी जगह ये पुराने तरीके से होता है, जैसे कि डीएनसी बोलते हैं, उसमें अपन बेहोश करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और पूरे बच्चेदानी की सफाई करेंगे, फिर वो सफाई करने में जो झिल्ली आई उसको जांच के लिए भेजेंगे, तो ये पुरानी टेक्निक है। तो आजकल हर जगह बहुत अपग्रेडेशन हो गया है, कोई तकलीफ नहीं होती, बस जरूरत है समय पर अपने चिन्हों को पहचानने की और समय से डॉक्टर को कंसल्ट करने की। अगर एंडोमेट्रियल कैंसर बनने से पहले, एंडोमेट्रियल कैंसर बनने से पहले भी 4 स्टेजेस होती है, अगर हम उन चारों स्टेज में पकड़ लें तो कैंसर बनेगा ही नहीं। तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी से अपन उन चारों स्टेज में आराम से पकड़ सकते हैं और मेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो हिस्टेक्टमी टाइमली कर सकते हैं, कम से कम कैंसर नहीं बनेगा। क्योंकि अगर एक बार कैंसर बन गया तो फिर उसके बाद एक्सटेंडेड हिस्टेक्टमी होती है, यानी बच्चादानी, नली, अंडादानी, उसके आसपास की काफी चीजें निकलती है, पेन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा खराब होती है, और अगर एक सेल भी बची रह गई तो फिर वो तेजी से पूरे शरीर में फैल जाती है। फिर वही आप रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी कितनी चक्कर लगाते रहो, वो आपको डॉक्टर के चक्कर लगते रहेंगे और आपका लाइफ ऑलमोस्ट खराब हो जाएगा, है ना? जी, ठीक है। बहुत ही आपने यूजफुल जानकारी दी डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबको बहुत ही फायदा होगा। अगर कोई भी मेंबर कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहता है डॉक्टर साहब से तो वो पूछ सकते बिल्कुल। हैं। डॉक्टर साहब आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है और अगर वो पर्सनल डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं इस बारे में, तो हम नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से कैंसर के ऊपर हमने बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने आप लोगों को इसका एक साथ मिलकर वो हम जल्दी ही प्लान करेंगे। आपका ये 10 तारीख का वीक खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कोटा ठीक वुमेन है, हाँ एंटरप्रेन्योर में बिल्कुल। एक कैंपेन ही चलाएंगे। उस कैंपेन के साथ आपके साथ उसका कैंप करेंगे, जिसमें सभी लेडीज को बहुत फायदा होगा। बोन डेंसिटी हो जाएगा, एचपीवी वैक्सीनेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी जिसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और और अभी 8 मेरे ख्याल मार्च को से क्योंकि वुमेन्स इंटरनेशनल डे है, तो फिर आपका शाम के सवेरे के समय ये सारी चीजें, सोनोग्राफी भी फ्री है। ये है पीएमसी हॉस्पिटल में, पीएमसी अमेरिकन हॉस्पिटल जो एलन की सबल बिल्डिंग के पास में है। और दूसरा, शाम को 8 मार्च की शाम को ये सारी चीजें मेरे यहाँ फ्री है, सीएफएच क्लिनिक्स जो महावीर नगर में है। ठीक कौन है। कौन से टेस्ट फ्री है डॉक्टर साहब, एक बार बता दीजिए। पीएमसी हॉस्पिटल में तो जनरली सीबीसी, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, और सोनोग्राफी, कॉल्पोस्कोपी जो कि 2000 रुपीज तक होती है अकेले, ये फ्री है। और मेरे क्लिनिक पर जी, तो खाली सीबीसी, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर है, और जनरल फीमेल चेकअप, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पैपिस्मियर और सर्वाइकल बायोप्सी अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। अगर किसी का बच्चेदानी का मुंह बहुत खराब दिखता है तो पैपिस्मियर के साथ ही हम तुरंत के तुरंत एक छोटा सा टुकड़ा जांच ले लेते हैं, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं होता। एक छोटा सा फोर्सेप्स आता है, हमने उससे बस बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा पकड़ना है, जैसे आपको किसी ने छोटी सी चिमटी खोड़ी, इतना सा पेन होता है, और वो टुकड़ा हम जांच के लिए भेज देते हैं, बस। तो ये भी फ्री है। हाँ, तो बहुत सारे टेस्ट फ्री हैं। तो आप पीएमसी हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, डॉक्टर रक्षा शर्मा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप वैसा टेस्ट करवाइए।
और बताइए, डॉक्टर साहब का साथ तो हमारे साथ ही है, हम दोबारा डॉक्टर साहब को फिर किसी न किसी टॉपिक पे बात करने को जरूर बुलाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने थैंक इतनी यू। यूजफुल जानकारी सभी कोटा वुमेन एंटरप्रेन्योर के मेंबर्स को दी, और हम जल्दी ही आपके साथ वो कैंपेन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक आपने इतना यू। कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, इट्स माय